सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए तश्कील दी गई विफाकी आईनी अदालत ने आज से बाकायदा तौर पर काम शुरू कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम और आईनी ये जो विफाकी आईनी अदालत है, इसके क़याम से मुतालिक बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और ये ख़ास तौर पर एतराज़ किया गया कि ये तमाम अमल जल्दबाजी में किया गया है। अब इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इख्तियार वाली एक विफाकी आईनी अदालत तो बना दी गई, लेकिन इस अदालत के लिए मखसूस बिल्डिंग अभी तक फराहम नहीं की जा सकी और फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ्लोर पर ही आईनी अदालत का क़याम किया गया है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की इस नई तश्कील करदा सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के कोर्ट नंबर 2 में ही बिठाया गया है। ये एक हमें टेम्प्रेरी सेटअप नज़र आता है, लेकिन इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए कागजी तौर पर तख्ती लगाई गई है और ये इससे नज़र आता है कि हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी की गई। लेकिन न सिर्फ जल्दबाजी में ये सारा काम हुआ है, इस 27वीं आईनी तरमीम का हुकूमत भरपूर दिफा कर रही है। विफाकी वज़रा की तरफ से इस तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने वाले जो 3 जज साहिबान हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको सियासी जज करार दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने साबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन को भी इस आईनी अदालत का जज तैनात कर दिया, तो एक और बहस को छेड़ दिया है। ये जो सारा अमल है, क्या ये मज़ीद मुतनाज़ हो गया इस फैसले से? इस वक्त ये बहस जारी है। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आला अदलिया से मज़ीद इस्तीफ़े भी आ सकते हैं 27वीं तरमीम के तनाजुर में? जो मुस्ताफ़ी जज साहिबान हैं वो क्या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई महाज खड़ा कर सकते हैं? इस इम्कान का भी जायज़ा लेने की आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। बुनियादी तौर पर आईनी विफाकी आईनी अदालत किस काम करेगी, लोग ये जानना चाहते हैं। इसके लिए हमने सीनियर माहिरीन को आज दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब और पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जदून साहब, हम आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। हमने देखा 27वीं तरमीम पर बहुत सख्त रद्द अमल है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिब ने। आपकी नज़र में ये परेशान कुन हालात हैं हुकूमत के लिए जिस किस्म का रद्द अमल 27वीं तरमीम पर आया है, या फिर हुकूमत का ये रिलैक्स होना दुरुस्त है? क्योंकि उनका सिंपली इसके ऊपर रद्द अमल ये है कि ये जज साहिबान सियासत ज़दा हो गए थे। बहुत शुक्रिया अब्सा हमें दावत देने की। देखें, हमारे मुल्क के अंदर ये रवायत बन चुकी है कि जो जज भी जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट फैसला लेते हैं वो कहते हैं ये दूसरी पार्टी से अलाइन है। मतलब जुडिशरी को कम्प्लीटली पोलिटिसाइज किया गया और पिछले 4-5-6 सालों में इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदलिया की तारीख जो है वो कोई इतनी शानदार नहीं है जिस पे हम कहेंगे कि जितने भी चीफ जस्टिस साहबान आए वो मेरिट पे फैसले करते रहे। बिल्कुल उनकी लाइक डिसलाइक रही है जिसकी वजह से अदलिया के अंदर बहुत जो है वो चीज़ें पैदा हुई। दिक्कत ही मतलब ये नहीं है कि आप बजाय इसके कि अदलिया के अंदर जो खामियां थी या जो खराबियां थी या जो अगर उनका कोई टिल्ट था उसको दूर करने के बजाय आपने एक पिलर ऑफ द स्टेट को बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया है, उसकी वजूहात और कैसे किया है। देखें, अगर आपने अदलिया के अंदर कोई रिफॉर्म्स लानी है तो उसके लिए कोई आनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप पार्लियामेंट एक्ट के जरिए ला सकते हैं। उसमें आप अदलिया की जो इंटरनल गवर्नेंस है उसको ठीक करके आप कर सकते हैं। देखें, अगर जजेस की तादाद किसी का भी बढ़ाना चाहते हैं इस पर कोई आनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होती। वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आप जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं। आप अगर किसी हाई कोर्ट के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, डिजिटलाइज करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मर्जी आप रिफॉर्म लाएं कि आप सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं, लोगों को इंसाफ जल्दी मिले, तो उसमें कोई एज सच आनी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। अगर आनी तरमीम आप करना चाहते हैं तो वो इन पब्लिक इंटरेस्ट होनी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में चाहे वो आप एग्री करें या कोई और डिसएग्री करें इससे, अब ये जो आनी तरमीम की गई है ये पर्सन स्पेसिफिक है या ये तो किसी शख्स को बेनिफिट देने के लिए की गई है सिटिंग गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव को, या फिर किसी शख्स की तकलीफ के लिए उसको मजीद तकलीफ देने के लिए तरमीम की गई है ताकि कोई अगले 2-4 सालों में
इसका कोई रास्ता हमवार ना हो। तो इस तरह की मैनेजमेंट करके ये तरमीम की गई है जिसका पब्लिक इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझे बताएं, आप बहुत माशाल्लाह मीडिया कवर करती हैं काफी जगह पे, इस पे पब्लिक इंटरेस्ट का क्या इशू है? बिल्कुल, मैं पाशा साहब की तरफ, अगर आपकी इजाजत मुकम्मल कर लिया। अदालत बता रहे हैं जिसका अदालती निजाम के साथ रिलेशन है, ना वकला के अंदर आपने डिस्कस किया, ना बार कौंसिल के अंदर किया, और ना उस अदालत की इस तरह आपने इंटरव्यू किया। कोई बिल्डिंग है और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने जाके, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना चैम्बर और कोर्ट नहीं दिया, तो प्यूनी जज उसका कोर्ट जो है जबरदस्ती खाली करा के तो वहां पे बैठ गए हैं। तो जो कोर्ट जो है डे फर्स्ट से कब्जा शुरू कर दे दूसरी अदालत पे, या उस अदालत के आगे राइट को नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितने अरसे के बाद जो है उनको अपनी बिल्डिंग में असर आई है, उसमें आपने आके जबरदस्ती, तो एक साल इस पे डिबेट होती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो हमने पहले माजी में देखा है। आईनी तरमीम करने के हवाले से तो एक साल से ज्यादा वक्त माजी में 18वीं तरमीम के हवाले से डिबेट हुई थी। पाशा साहब, ये जो और जो अभी जदून साहब बात कर रहे थे, हुकूमत तो एक ही हवाला देती है कि अवामी इंटरेस्ट का ये इस तरीके से है कि ज़ेर इल्तवा केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसको कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस की इतनी बड़ी तादाद नहीं है जो लोअर जुडिशरी में है। लेकिन आपसे हम पाशा साहब ये जानना चाहेंगे, जो हुकूमती रद्द अमल है मुस्ताफ़ी होने वाले जज साहिबान के हवाले से कि ये सियासत ज़दा हो गए थे। माजी में तो हुकूमत इनकी बड़ी तारीफ़ें करती थी, जस्टिस अतर मिनल्ला ने आधी रात को जब अदालत लगाई थी, तो ये रवैया दुरुस्त आपको नज़र आता है हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि जहाँ तक तो इन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का ताल्लुक है, बहुत अच्छे जज थे और हम ये समझते हैं कि उनको बेंच में रह के अपना किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब दो चीज़ें हैं, क्या पार्लियामान सुप्रीम है या अदालत सुप्रीम है? ये एक जो कशमकश है ये अरसा दराज से हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट ने हमेशा कहा जी कि हम सुप्रीम हैं, हमने ये आइन दिया और इस आइन के तहत अदालत उज़्मा और अदालत आलिया बनाई गई, लिहाजा हम सुप्रीम हैं, ये हम कर सकते हैं। और फिर इसी आइन में रख दिया गया कि ये तरमीम भी कर सकते हैं। लेकिन आइन में ये भी बता दिया गया कि जो आला तरीन अदलिया है वो आइन की और कानून की इंटरप्रिटेशन करने की मजाज है। और हमने देखा कि कई ऐसी तरामीम जो की गई वो सेट असाइड तो नहीं हुई, लेकिन अमली तौर पर वो मुअत्तल हो गई और वो काम ना कर सकी, और अदलिया ने ये काम किया। अब ये जो खींचातानी है ये चलती रही है। और आइन में जब तरमीम के हवाले से बुनियादी तौर पे जब 1973 में बना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस वक्त ये रख दी गई कि इसको अमेंडमेंट पार्लियामान 2/3 मेजॉरिटी के साथ कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात जो है वो ये है कि अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आमर को वो 6 महीने के लिए ये इजाज़त लेने गया था कि मुझे आइन में तरमीम करने की इजाज़त दी जाए, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल उसको दे दिए। क्या उनसे ये पूछा गया कि आपने किस कानून, किस आइन, किस ज़ाब्ते के तहत उस आमर को अमेंडमेंट करने का इख्तियार दिया? क्या ये बात तारीख के सफ़ों से मिट गई है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हर आमर को और हर मार्शल लॉ को दवाम बख्शा, उनको एंडोर्स किया? बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया पे ये बातें मौजूद हैं जिनकी वजह से ये जो कशमकश है ये अभी तक किसी डिसाइसिव प्लेस पे नहीं आई। ठीक है। हाँ, जो पार्लियामान का रोल है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आइन में अमेंडमेंट कर सकती है, और अदलिया का जो रोल है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि इंटरप्रिटेशन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही करनी है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डूइंग भी की गई है, नहीं होनी चाहिए। और मैं अभी भी ये कहता हूँ कि जो कमीशन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो फॉर्मेशन है वो 18वीं तरमीम के बाद जो बना था वो भी ठीक नहीं थी, सही है। जो आज बना है वो भी नहीं ठीक। बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस इसमें होगा तो किसी को कोई एतराज़ करने की जो है वो
जरूरत नहीं होगी। और मैं पाशा साहब आगे आपसे पूछना चाहूंगी, जो बैच पहला हुकूमत की तरफ से आईनी अदालत का पॉइंट है, उस पर आपका क्या कमेंट है? जदून साहब क्विकली, जो अब लोग जानना चाहते हैं कि ये आईनी तशरीह के लिए जब लोग आईनी अदालत जाएंगे तो फिर कैसे कार्रवाई इस पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके ऊपर लागू नहीं होते, बाइंडिंग नहीं होंगे आईनी अदालत के लिए, तो वहाँ पर तो फिर कोई भी वकील आगे से जवाब दे सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर हवाला दिया जाता है तो हम पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये एक कैसी सूरत हाल बनेगी आपकी नज़र में, कैसे ऑपरेट करेगी वफाकी आईनी अदालत? लेट्स से कि एक पार्लियामेंट इलेक्टेड चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आ जाती है और वो बिल्कुल सॉवरेन पार्लियामेंट है, वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन के जरिए आई है, तो उसके बाद जो पाशा साहब कह रहे थे उसमें देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है और जो इसके कंटोर हैं या इसके साइलेंट फीचर है वो ये है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट और इस्लामिक प्रोविजन, इन 3 चीज़ों के अगेंस्ट पार्लियामेंट जो है वो कोई तरमीम नहीं कर सकती, कोई लॉ नहीं ला सकती, और अगर कोई लाएगी तो उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह अभी आपने कहा है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी कि आया ये जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी के खिलाफ कोई तरमीम है, आया ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, आया ये इस्लामिक प्रोविजन के। अब इसमें देखें ना, एक लाइफ इस तरमीम के अंदर ये दिया गया है जी आपको सारी जिंदगी इस्तिस्ना है, जो आर्टिकल 227 का कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिक प्रोविजन के भी खिलाफ है। आज दिन तक इस्लाम के दौर में किसी पैगम्बर, किसी सहाबा को ये इस्तिस्ना नहीं हो कि आप सारी जिंदगी के लिए, हाँ अगर आप स्पेसिफिकली कोई टाइम के लिए कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, किसी हाईएस्ट प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, तो ठीक है उसको इम्यूनिटी मिल सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी किसी को नहीं मिल सकती। ये इस्लामिक प्रोविजन के खिलाफ है। दूसरी बात देखें, अब इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस आयन की अगेंस्ट किस तरह इंटरप्रिटेशन कर सकती है? ये खुद इसकी पैदावार है, अपने अगेंस्ट कोई ऐसी कोर्ट फैसला दे ही नहीं सकती। और ये जज अपॉइंट हुए हैं सारे, आप इनके क्रेडेंशियल में कोई एक्सेप्शन 1-2 हो सकते हैं, लेकिन आप देखें ना उन्होंने ये इसके अंदर डाल दिया है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पे बाइंडिंग नहीं होगा। जो माजी के प्रेसिडेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के वो इसके ऊपर लागू नहीं होते। इन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन को भी जो है ना एक मतलब एक क्या आप कहते हैं उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, अगेंस्ट द इस्लामिक प्रोविजन ऑफ द लॉ है। पाशा साहब कोई कमेंट आपसे? अब 27वीं तरमीम के खिलाफ भी अगर कोई दरख्वास्तें आती हैं और इसी आईनी अदालत के सामने लगती हैं तो उनके लिए मफादात का टकराव नहीं होगा? या और दूसरी बात जो आप जिस पे मैं चाहूँगी आप कमेंट करें, ये जो पहले जो जज साहिबान अपॉइंट किए गए हैं हुकूमत की तरफ से 27वीं तरमीम में उनको इख्तियार दिया गया था, सो वो उनमें जज साहब हैं, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब का नाम भी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में भी 2024 में निगरान CM थे। आपकी नज़र में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हुकूमत का इतना ज़्यादा कंट्रोल जज साहिबान के अपॉइंटमेंट के हवाले से? देखिए प्रॉब्लम ये है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ जो भी पटिशन आएंगी वो इसी बेंच ने सुननी है, क्योंकि तरमीम में 26वीं तरमीम में ये बात आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को समाअत करेगा और यही चीज़ आगे 27th अमेंडमेंट में भी एंडोर्स होगी। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात जो आप फरमा रही हैं और जदून साहब भी जो फरमा रहे हैं, ये चीज़ हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो पहले इससे पहले कोई लैंडमार्क जजमेंट्स आ चुकी हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। फिर कहाँ का लेंगे आप? इंडिया का केस लॉ पेश करेंगे, बरतानिया का करेंगे, अमेरिका का करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि आप अपने मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जैसे तैसे जो उन्होंने कई ऐसे ज़बरदस्त किस्म के फैसले लैंडमार्क जजमेंट्स की हुई हैं आईनी हवाले से, तो उन पे उनको साइट किया जा सकता है और उनसे इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। और मुझे नहीं लगता कि ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज बने हैं वो उसको अनडू कर सकते हैं। ये इख्तियार इनमें होना चाहिए या ये ताकत भी होनी चाहिए कि इस चीज़ को अनडू कर सकें और वो अपनी जो कोर्ट्स है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पहले से फैसले हैं उनको साइड भी कर सके और उनसे इस्तिफादा भी हासिल कर सके। ये कदगन जो है ये मुनासिब नहीं है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, जहांगीर जदून साहब। नाज़रीन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑपरेट कैसे करेगी, इसका दायरा इख्तियार, ये सारे मामलात अभी तक इबहम का शिकार हैं, जैसा कि आपने गुफ्तगू भी मुलाहिजा की है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। चीनी की कीमतों के हवाले से एक बहरान की सी कैफियत है, हुकूमत की मिसमैनेजमेंट नज़र आती है और शुगर मिल्स ने जो मुआहदा हुकूमत के साथ किया था उस पर वो अमल दरामद नहीं कर रहे। क्या सूरत हाल बन सकती है आइंदा दिनों में, इस पर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रवां साल जुलाई में चीनी की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए हुकूमत और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी तक चीनी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही और एक बड़े लेवल पर मिसमैनेजमेंट सामने आ रही है। आज मुल्क भर में चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मुआहदे के तहत ये कीमत 165 रुपये तक मुकर्रर रहना थी। बढ़ती हुई कीमतों और मुआहदे पर अमल दरामद न होने की वजह से एक नया बहरान हमें जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि मौजूद है इस वक्त एक बहरान, क्योंकि शुगर मिल्स जो है उन्होंने मुआहदे के मुताबिक क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया। पंजाब हुकूमत की तरफ से शुगर मिल्स को क्रशिंग शुरू करने के लिए एक मुकर्ररा तारीख दी गई थी 15 नवंबर की। ये डेडलाइन थी जिसके ऊपर शुगर मिल्स ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और 17 नवंबर तक स्टे ले लिया। आज इस हवाले से केन कमिश्नर पंजाब का मौक़िफ़ सामने आया है। वो ये कहते हैं कि 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग अब शुरू कर दी है, जो शुगर मिल्स ऐसी हैं कि वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और क्रशिंग नहीं शुरू कर रहे, उन पर यौमिया 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो एक बड़े लेवल पर मिसमैनेजमेंट है, इसका आखिर ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी डाली जाए या वो शुगर मिल्स जिनकी तरफ से मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया गया। दूसरी तरफ एक और अहम मामला है, कई साल से तवालत का शिकार NFC अवार्ड, एक बार फिर से इसका इजलास मुलतवी हुआ है। कल यानी 18 नवंबर को जो इजलास होना था, इब्तदाई इजलास, बगैर कोई वजह बताए उसको मुलतवी किया गया है, कोई नई तारीख भी नहीं दी गई है। हम अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए बता दें कि 2009 में जो NFC जारी हुआ था, NFC अवार्ड 7वां NFC अवार्ड था, ताहाल वही बरकरार है। हालांकि उसकी आइनी मुद्दत जो है, अगर आइन के मुताबिक बात करें तो 5 साल होती है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो NFC अवार्ड के हवाले से इजलास मुलतवी हुआ है, क्या ये मुमकिना 28वीं तरमीम का पेश खैमा है या एक माजी का तसलसल है? इस मामले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब आपके वक्त के लिए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि चीनी की कीमतों के हवाले से तो अभी तक एक बहरान की सी कैफियत है, पिछले कुछ महीने से लेकर अब तक जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में चीनी 200 से ज़्यादा पर किलो फ़रोख्त हो रही है। आपकी नज़र में इसकी वजह क्या है? हुकूमत की मिसमैनेजमेंट और नाअहली, या फिर शुगर मिल्स की तरफ से जो है वो कंट्रोल से बाहर है, जो भी हुकूमत के साथ उनका मुआहदा होता है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि क्रशिंग के हवाले से अब वो अदालती ऑर्डर लेकर आ गए हैं। क्या वजह नज़र आती है आपको इस बहरान की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, अगर हुकूमत चाहे तो कोई भी हुकूमत के जो अहकामात है उसकी हुक्म अदूली नहीं कर सकता है, कोई भी रियासत के अहकामात की हुक्म अदूली नहीं कर सकता। इस तरह के मामला उसी जगह पे होते हैं, तब ही होते हैं जब या तो हुकूमत की कनाइवेंस हो उसके अंदर, या हुकूमत खुद चाहती हो कि ऐसी चीज़ें हों। अब इस सूरत हाल में दोनों ही जो है सिचुएशंस वो लग रही हैं कि ये यहाँ पे हुकूमत ने जानबूझ के आंखें भी बंद की हुई हैं, और हुकूमत ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है जिसको कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनके साथ मुआहदे करती है और फिर उन मुआहदों पर जब अमल दरामद भी नहीं होता तो फिर कोई एक्शन में नहीं होता। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ये कई सालों की कहानी है, ये कई दहाइयों की कहानी है। इस साल भी जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इजाज़त दी थी, जिसके बाद 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी जो वो बरामद की गई, उसके बाद 2 एग्रीमेंट साइन होते हैं शुगर मिल्स के साथ। एक मुआहदा होता है कि जी आप वो चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक रखेंगे। जब वो मुआहदा ब्रीच हो गया, फिर दूसरा मुआहदा साइन हो जाता है जुलाई में कि नहीं जी अब वो 171 रुपीज़ से ऊपर चीनी की कीमत नहीं जाने देंगे, और रियलिटी आपके सामने है। फिर दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि चले आपने शुगर की एक्सपोर्ट की परमिशन दे दी, आपने उनको बेतहाशा जो है वो मुनाफा कमाने की भी इजाज़त दे दी, लोकल कंज्यूमर से भी और इंटरनेशनल कंज्यूमर से भी। तो फिर एक इन्होंने कम से कम ये कहा
था, और ये जो श्योरिटी थी ये हाईएस्ट लेवल से आई थी गवर्नमेंट से कि जो शुगर मिल्स हैं वो 1 नवंबर से अपना जो क्रशिंग सीजन है वो स्टार्ट करेंगी, तो वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आप मुआहिदा करो, दूसरी पार्टी जो इसको उस एग्रीमेंट को ब्रीच करे, और फिर आप कहो जी उन्होंने ब्रीच कर दिया, हम क्या करें? तो इसका मतलब है फिर आप उसमें शामिल हो उसके सारे फेल के अंदर। तो मुझे इसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक कनाइवस नज़र आ रही है। अगर हुकूमत का इसके अलावा कोई मौक़िफ़ है तो हमें बता दे। इसी हफ्ते ये लास्ट वीकेंड के ऊपर मेरे प्रोग्राम में जो फूड मिनिस्टर है राना तनवीर हुसैन साहब भी आए थे, तो वो भी अपना मौक़िफ़ जब दे रहे थे तो वो तकरीबन बेबस नज़र आ रहे थे। तो हुकूमत अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अच्छा, अब ये जो शहबाज राना तनवीर साहब की आपने बात की, वो कहते हैं हम शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट कर चुके हैं। आपने उनसे जो बात की तो उन्होंने मजीद क्या इस हवाले से तफसील बताई, क्या हुकूमत करना चाह रही है, या ये भी एक शहबाज एक तरह से कहा जा सकता है खाना पूरी का इंतजाम होगा? देखिए, डी रेगुलेशन जो एक सेक्टर की इन्होंने करनी थी एग्रीकल्चर के अंदर, जो पहले इन्होंने कमोडिटी पिक की थी वो गंदम थी। गंदम के केस में इन्होंने 2 साल तक किसानों को इन्होंने उनसे गंदम नहीं खरीदी, जिसके बाद मार्केट जो है वो गंदम की वो क्रैश कर गई, और फिर उसको भी इन्होंने हाफ डी रेगुलेट किया था टू द एक्सटेंट कि उसकी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस थी उसको इन्होंने मुकर्रर नहीं किया। लेकिन एट द सेम टाइम जो गंदम की जो इंटरनेशनल ट्रेड थी उसके ख़रीदने की और बेचने की बाहर, तो वो इन्होंने इजाज़त नहीं दी। तो उसके बाद बजाय इसको कंप्लीट फ्री मार्केट पे लेके जाते, डी रेगुलेट करते, इन्होंने दोबारा फैसला किया और जो पॉलिसी थी हाफ डी रेगुलेशन उसको भी रिवर्स करके आपने देखा कि इस दफ़ा उन्होंने 62 लाख मेट्रिक टन जो गंदम है हुकूमत ने ख़रीदने का फैसला किया है। एंड सेम इज़ ट्रू इन द केस ऑफ शुगर। अब शुगर भी और शुगर के दोनों के अंदर भी हुकूमत ने कहा कि हम गन्ने की जो इमदादी कीमत है वो मुकर्रर नहीं करेंगे। तो भैया आप अगर गन्ने की आपने इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं करनी, तो आप फिर जो शुगर है जो उसकी बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट है गन्ने की, तो आप उसकी फिर इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको फ्री कर दें। जो मंगवाना चाहे बाहर से मंगवा ले, अगर उसको वारे पड़ता है तो। अगर यहाँ पे सरप्लस शुगर है जो अगर किसी शुगर मिल के पास अपनी चीनी बाहर बेच ले, तो इसको फिर आप नॉट करना। फिर ये कोई नहीं है तितर और बैठे आदि जो है वो डी रेगुलेशन होगी, आदि जो इसके अंदर रेगुलेशन होगी। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट जो इन पार्टीज़ के हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है। हुकूमत यहाँ पे कुछ करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आती और बेबस नज़र आती है। और शहबाज, ये जो अब बात की जा रही है कि शुरू नहीं करते उनको यौमिया 10 लाख का जुर्माना होगा, इस किस्म की जो ऐलानात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है आपकी नज़र में? या दूसरी तरफ शुगर मिल्स हैं, उनके पास तो अदालती ऑर्डर मौजूद है, तो कोई ख़ास असर नहीं हो रहा? क्या देख रहे हैं आप इसको, इस ऐलान के बाद? देखें, जो राना तनवीर साहब ने फरमाया कि अगर जो क्रशिंग टाइम पे स्टार्ट हो जाती तो जो इस वक्त चीनी की एवरेज कीमत जो है वो 100 कोई रुपए या इससे ज़्यादा है, और आपको पता है कि अमूमी तौर पर कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा है। तो राना तनवीर साहब के बकौल ये कीमत जो नया सीज़न जब स्टार्ट होगा, नई जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर आएगी, तो उससे जो चीनी की कीमत है वो 150 रुपये से 140 रुपये फ़ी किलो पे चली जाएगी। अब आप देखिए कि एक पार्टी को फ़ी किलो 50 से 60 रुपये, आप देखिए अगर ओवरऑल जो प्राइस ऊपर और एवरेज प्राइस के ऊपर 25 से 35 रुपये उसको फ़ी किलो ज़्यादा मिल रहा है, और उसके पास कोई 2 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा लोकल चीनी पड़ी हुई है, तो अगर वो 10 दिन का 1 करोड़ रुपया जुर्माना दे भी देता, अगर 10 लाख रुपये पर डे के हिसाब से भी देखें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने 1 करोड़ जहाँ पे जुर्माना देना उसने पता नहीं कितने करोड़ यहाँ पे कमा लिए होंगे। तो ये सारा इनका इनएक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट चाहिए। तो ये फिर इन शुगर मिलों को ये टेक ओवर कर लेते और टेक ओवर करके वहाँ पे मिलें चला के अपने एडमिनिस्ट्रेशन बिठा के तो मिलें चला देते। वो इन्होंने किया नहीं है, बजाय इसके कि ये कुछ करते, ये इस तरह के ये अब हीले बहाने कर रहे हैं। तो विच शोज देयर इज समथिंग मोर देन जो गवर्नमेंट कह रही है, इसके अलावा भी कोई कहानी है। एक और मामला है और उसमें भी लोग कहानी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि NFC अवार्ड के हवाले से कल एक इजलास होना था, एक बार फिर से मुलतवी हुआ। ये इल्तवा तो पिछले कई साल से जारी है, लेकिन आजकल जो भी इजलास मौखर होता है उसको मुमकिना 28वीं तरमीम के तनाजुर में भी देखा जाता है। आपको लगता है कि ये मामला एड्रेस करने जा रहे हैं कोई मुमकिना और तरमीम के जरिए? क्योंकि 27वीं तरमीम में तो पीपल्स पार्टी ने इस मामले को टच करने की सख्त मुखालफत की NFC अवार्ड के हवाले से। सो ये कि भी किसी नई तरमीम का पेश खैमा है या यूजुअली जिस तरह पहले भी मौखर होता रहा इजलास NFC के हवाले से वही सिलसिला है? देखिए, जो 18 नवंबर की डेट थी, जो है डॉन की स्टोरी भी है, वो एक टेंटेटिव डेट थी जो हुकूमत ने इंडिकेट ज़रूर सूबों को की थी, लेकिन इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी नहीं किया था। और उसकी एक वजह यही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि एक 28वीं तरमीम भी आ सकती है। जो 27वीं तरमीम है, दिस इज़ प्योरली अ पॉलिटिकल अमेंडमेंट
कि इसमें वो उन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है जिसका सियासत से ताल्लुक़ हो, जुडिशरी से ताल्लुक़ हो, तो उन इश्यूज़ को हुकूमत ने छेड़ा है। जो इकनॉमिक मैटर्स थे, जो ज़्यादा क्रिटिकल मैटर्स हैं, उसको साइड पे कर दिया गया। तो 28वीं तरमीम जिसके बारे में हुकूमत खुद कह रही है कि आएगी, उसके जो मेजर कॉन्टूअर्स होंगे उसमें आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड चीज़ें नज़र आएंगी, छोटे जो सूबे हैं उसके मुतालिक चीज़ें नज़र आएंगी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो सूबों को डिवॉल्व हो चुके हैं उनको वापस लेने की बात होगी, कुछ नए सब्जेक्ट्स उनको देने की बात होगी। तो जो पॉलिटिकल इकनॉमिक मैटर्स होंगे वो 28वीं तरमीम का हिस्सा होंगे। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वजह से शायद ये जो इजलास है इन्होंने बाकायदा उसको नहीं बुलाया था, ऑल्दो डेट इंडिकेट इन्होंने की हुई थी कि पहले किसी लेवल पे कोई कंसेंसस हो जाए NFC के ऊपर, उसके बाद डेलिब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि इसमें सूबों का ये मौक़िफ़ है कि ये जो इसमें आइन का ये मामला नहीं है NFC का, ये NFC के कमीशन का मामला, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, ये जो है इसका मामला है। तो जो नया अवार्ड तय करना इसका आइन से कोई लेना देना नहीं है। आइन में तो सिर्फ ये कदगन है ना कि 57.5% से कम उसका शेयर नहीं हो सकता। तो ये भी जो 57.5% शेयर भी है, ये भी तो NFC ने तय किया था ना 2010 में। तो उनका ये ख्याल है कि NFC ही उसको चेंज करेगा। अगर लेट्स से NFC कहता है कि जी आप ये 57.5 से कम करके 50% या 52% या कोई भी नंबर वो तय करता है, तो उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है तो आप कर दीजिए। तो अगर NFC का इस चीज़ पे इत्तेफाक ही नहीं होता कि 57.5 से कम करना है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है। तो ये कभी एक डिबेट चल रही है अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स के NFC होना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अब ये समझते हैं कि मुमकिना तौर पर 28वीं तरमीम का महवर जो है वो ये इकनॉमिक मामलात हो सकते हैं, सूबों में NFC के में जो सूबों का हिस्सा है उस हवाले से हो सकते हैं, क्योंकि 27वीं तरमीम का तो 90% हिस्सा अदलिया के हवाले से था। इसको प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिबेट भी किया। अब ये ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला है आपके सामने रखेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक साल पहले बांग्लादेश में अवाम ने जमहूरियत के लिबादे में आमराना तर्ज हुकूमत पर चलने वाली शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद वो मुस्ताफ़ी होकर भारत फ़रार हो गई थी। तकरीबन 20 साल तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहने वाली शेख हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ खड़े होने वाली हर मुज़ाहमत को ताकत के ज़रिए कुचला। एक साल कबल हुकूमती पॉलिसीज़ और कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करने वाले तुलबा पर उन्होंने सख्त ताकत का इस्तेमाल किया। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को कत्ल करने के हवाले से बराह रास्त जारी किए, जिन पर अमल करते हुए तकरीबन 1400 शहरियों को कत्ल किया गया। इन अमवात के बाद ये मुजाहिरे खूनी इनकलाब में बदल गए और हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होकर उसी भारत वापस पनाह लेना पड़ी जिसके ज़ेरे साया रहकर उन्होंने बांग्लादेश में हुक्मरानी की। इन्हीं इक़दामात और शहरियों के कत्लेआम के हवाले से ढाका में कायम की गई इंसानी जराइम की बैनुल अक़वामी अदालत ने आज शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए उन्हें सजाए मौत सुना दी है। ट्राइब्यूनल ने अपने फैसले में करार दिया है कि शेख हसीना ने आम शहरियों के खिलाफ मोहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इर्तकाब किया है। फैसले में कहा गया कि शेख हसीना ने न सिर्फ मजालिम को रोकने में गफलत बरती बल्कि बराह रास्त कत्लेआम का उन्होंने हुक्म भी दिया। इस अदालती फैसले के बाद अब नाजरीन ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करेगा इस फैसले के तनाजुर में, क्योंकि इस सज़ा से पहले अदालत ने शेख हसीना को अपनी सफाई के में दलाइल देने का मौका भी फराहम किया, मगर उन्होंने अपने मुल्क वापस जाने से इनकार किया और भारत में ही क़याम का ऐलान किया था। इस सब के बाद अब लोग इस तरफ भी नज़रें जमाए हैं कि क्या भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो कैदियों और मुजरिमों के तबादले का मुआहदा है उसकी वायलेशन में भारत जाएगा या उनको एट सम पॉइंट शेख हसीना को बांग्लादेश के हवाले करना ही पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप, एक आमरीत के तर्ज पर शेख हसीना चल रही थी, अब जो बांग्लादेश में अदालत से फैसला आया उनके खिलाफ उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और आगे आपको लगता है कि आलमी कवानीन की पाबंदी करनी पड़ेगी या उस मुआहदे की भारत को जो उनका बांग्लादेश के साथ है कैदियों के तबादले के हवाले से, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप शेख हसीना का? बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद जो है उन्होंने कई दफा भारत की सरकार से ये कहा है कि हसीना वाजिद को वापस भेजा जाए, और यहाँ भी बात कहनी बड़ी जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे स्कॉन्डर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से भागे हुए हैं
और इंडिया जो है पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है उनको, जिसमें विजय माली और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि इंडिया ये कानून ये कहता है कि इनको वापस लेके जाया जाए। अभी बेल्जियम की कोर्ट ने एक इंडिया को वांटेड बंदे को वापस भेज रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया की जो हुकूमत है वो शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश भेजेगी और वहां पे जो कोर्ट ने सजा दी है और जो बांग्लादेश की आवाम की आवाज है, क्या उसके कानून को सुनेगी, या कि वो अपनी सरगर्मी पे जाएंगे कि नहीं वो शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करते हैं और बांग्लादेश की आवाम को नहीं करते। बांग्लादेश की आवाम के अंदर बड़ी क्लैरिटी आ गई है कि ये जो कुछ हो रहा है, आज भारत बांग्लादेश की आवाम के साथ नहीं खड़ा हुआ। और जब से शेख हसीना वाजिद पावर से गई हैं, कभी उनको ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं को दबाते हैं, कभी इनको कहा जाता है कि ये हिंदू माइनॉरिटीज के जो है वो रिलीजियस प्लेसेस को जला रहे हैं, कभी उनको कत्ल कर रहे हैं। एक प्रॉपर विक्टिमाइजेशन शुरू हुई है जिसका जिक्र मोहम्मद यूनुस साहब ने अभी हाल ही में न्यूयॉर्क के अंदर सितंबर के अंदर जिक्र किया था कि किस तरह सिस्टेमिक अंदाज से बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने कैंपेन चलाई है। तो अब सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हुए क्या इंडिया जो है वो वाजिद को वापस भेजे, क्योंकि वो बांग्लादेश की कानून क्योंकि रिक्वायर्ड है और इंडिया के पास कोई लॉजिक नहीं है कि इंडिया ये कह सके। और रिसेंटली मोहम्मद यूनुस साहब ने ये कहा था नरेंद्र मोदी से मुलाकात के अंदर कि हसीना वाजिद आपके मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क के बारे में, बांग्लादेश के बारे में जो स्टेटमेंट जारी करती है आप रोकें। तो उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में तो जमहूरियत है और हम कैसे रोक सकते हैं हसीना वाजिद को। तो बेसिकली इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर ये तासुर पैदा किया जा रहा है, ये पैसा पैदा हुआ है कि इंडिया बेसिकली डिस्टेबलाइजेशन करवाना चाहता है, डिस्टेबलाइज करना चाहता है बांग्लादेश को और इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स में। मैं समझता हूँ भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो है और इंडिया गवर्नमेंट जो है उनकी पास स्पेस और लेवरेज बड़ी कम रह गई है। वो डेमोक्रेसी की बात करें, वो रूल बात करें, वो ये कहें कि जनाब कवानीन का एहतराम होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज पता चलेगा कि भारत की जो डेमोक्रेसी है क्या वो वाकई ही अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपहोल्डिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, या कि वो एक शैम डेमोक्रेसी है कि उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि आप बांग्लादेश की हसीना वाजिद के लिए तो एक कानून है और अपने जो उनके एब्सकॉन्डर हैं उनके लिए एक कानून है। अभी हाल ही में अमेरिका से एक मुजरिम जो भारत को रिक्वायर्ड था, जब वो आया तो इंडिया ने कहा और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला इंडिया ने कि उसको भेजा जाए हमारे मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये वो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको तहूर राना की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि ये सवाल है अब इंडिया कोर्ट को भी इससे बोलना चाहिए, इंडिया के मीडिया देखिए क्या बोलता है, इंडिया की सिविल सोसाइटी को एक दूसरे मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़ के ये है इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप दूसरे मुल्कों में उनको सपोर्ट करें ना करें। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप उनकी कोर्ट्स की रिस्पेक्ट ना करें, आप किसी एक पॉलिटिकल प्लेयर को वहां पे इंस्टॉल करना चाहें। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी जैसे आप कह लें कि एक इम्पोर्टेंट मोमेंट पे इंडिया की गवर्नमेंट आ गई है, जहाँ पे उसके बारे में ये चीज को देखा जाएगा कि उसका जो है वो कंडक्ट इस हवाले से क्या होता है। बहुत आप समझते हैं कि क्रिटिकल होगा ये फैसला उनके लिए, ये फैसला वो करते हैं हसीना वाजिद को वापस भेजने का, ये भी उनके लिए मुमकिन नज़र नहीं आता जिस किस्म का एक रद्द-ए-अमल है भारत की तरफ से अभी तक, क्योंकि इस मामले को एड्रेस नहीं किया गया। और नहीं भी भेजते तो तब भी वही कानूनी जो प्रेसिडेंट्स पहले से मौजूद हैं, जो आलमी कवानीन और ख़ुद भारत के मुआहदे हैं बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के साथ, उसकी भी खिलाफ वर्जी है। डॉक्टर कमर चीमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।